हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम के रिलीज किए गए 3 मिनट जैसे लंबे ट्रेलर के बारे में। जिस ट्रेलर में ही हमें फिल्म की पूरी स्टोरी बता दी गई है कि फिल्म में इस हाईजैक की सिचुएशन को अक्षय कुमार का कैरेक्टर किस तरीके से हैंडल करने वाला है, और हाँ ये भी कि उन टेररिस्ट की डिमांड क्या है। और अगर देखा जाए तो ट्रेलर एडिट करने वाले की तरफ से ये ट्रेलर ठीक ही एडिट किया गया है। और अगर आप मुझसे उसका रीजन पूछोगे तो वो है अक्षय कुमार की पहले भी बनी हुई ऐसी ही टॉपिक पर फिल्में, जिसमें से एक नाम बेबी तो दूसरा एयरलिफ्ट का आता है। इसलिए ट्रेलर को इस तरीके से थ्रिलिंग राइड का बनाकर फैंस को हाइप दिया गया है, और उन ऑडियंस को भी जो लोग ऐसी काफी इंटरेस्टिंग फिल्में थिएटर्स में देखना पसंद करते हैं। और ऊपर से ये फिल्म 19 अगस्त के दिन ऑफिशियली थिएटर्स में भी रिलीज की जाएगी, जिसमें शायद से या फिर कहूँ अनफॉर्चुनेट महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है कि सिचुएशन 19 अगस्त तक ठीक हो जाए और महाराष्ट्र में भी सारे के सारे थिएटर्स को खोल दिया जाए। और अगर चीजें ठीक नहीं होगी तो इस फिल्म के डील के अकॉर्डिंग आई थिंक ये फिल्म 1 से 2 हफ्ते के बाद प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी जाएगी। बाकी अब बात कर ले ट्रेलर की और दूसरी डिटेल्स की, तो चलिए अब उन पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो डायरेक्टर रंजीत तिवारी की ये दूसरी फिल्म है जिसकी कहानी उन्होंने खुद ही लिखी है, और इसके पहले उन्होंने लखनऊ सेंट्रल जैसी बेकार सी फिल्म भी बनाई थी। तो आई होप इस बार उनकी तरफ से एक अच्छी राइटिंग ही की गई होगी। ऊपर से फिल्म को हिट करवाने के लिए तो अक्षय कुमार है ही फिल्म में, जिनके कंधों पर ही रखकर इस फिल्म को हिट करवाया जाएगा, क्योंकि उनके अलावा हमें इस पूरे ट्रेलर में बाकी और दूसरा कोई भी एक्टर शाइन करता हुआ नजर नहीं आता। बाकी ट्रेलर में हमें उमा कुरैशी और वानी कपूर के अलावा लारा दत्ता भी नजर आती है, जो लिटरली इंदिरा गांधी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, और उन्हें देखकर पहचाना तो नहीं जा सकता, और ना ही ये इग्नोर किया जा सकता है कि उस मेकअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी नाक। और इस फिल्म में इंदिरा गांधी के असली कैरेक्टर के अलावा एक और लेजेंडरी कैरेक्टर भी लिया गया है, जिनका नाम आर.एन. काव है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में डेंजल स्मिथ प्ले कर रहे हैं। और इस लेजेंडरी कैरेक्टर यानी कि स्पाई मास्टर पर भी करण जौहर की तरफ से फिल्म बनाई जा रही है, जो पूरी तरीके से फोकस उन्हीं पर करने वाली है। लेकिन फिलहाल तो वो टॉपिक अलग है और इस फिल्म का टॉपिक अलग, जिसकी डिटेल तो हमें फिल्म के ट्रेलर के स्टार्ट में ही मिल जाती है कि फिल्म सत्य घटनाओं से इंस्पायर कर बनाई गई है, यानी कि हमें फिल्म में कमर्शियल चीजें काफी सारी देखने मिलने वाली है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि फिल्म की कहानी को इंडिया की किसी एक हाईजैक पर फोकस रखते हुए नहीं, बल्कि बाकी दूसरे हाईजैक्स को भी ऐड कर बनाई गई है, यानी कि ये फिल्म जो डिस्क्लेमर हमारे सामने रखती है उसका कोई मतलब निकल कर आता ही नहीं, क्योंकि उन जैसे ऑपरेशंस के पीछे जितनी ज्यादा मेहनत, सक्सेस मिशन और फेलियर के अलावा क्या क्या हुआ था, ये फिल्म हमें वो सारी की सारी डिटेल तो बिल्कुल भी नहीं देगी। बल्कि इस फिल्म में हमें सिर्फ और सिर्फ उन अच्छी चीजों को ही पिक कर दिखाया जाएगा जिनसे हमारे इंडिया में हिस्ट्री बनी है, यानी कि उस टाइम की रियल हाईजैकिंग में जिस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, उन्हीं प्रॉब्लम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये फिल्म अपनी स्टोरी हमें बताएगी कि अगर उस टाइम पर काफी क्विकली एक्शंस लिए जाते तो आज रिजल्ट कुछ और ही होता। तो अगर आपको उन सच्ची कहानियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर में जो चल रहा है उन्हीं डिटेल्स पर ध्यान देना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को 6 मिनट 50 सेकंड तक स्किप कर दो, जहाँ से मैंने इस फिल्म के ट्रेलर की डिटेल पर बात की है। बाकी अब आते हैं फिर से उन ट्रू स्टोरी पर, जिसकी डिटेल ऑब्वियसली हमें इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही मिलती है कि ये फिल्म किसी इंडिया की एक हाईजैकिंग पर बिल्कुल भी फोकस कर तो बनाई नहीं गई। इसके अलावा जो टाइमलाइन को भी पिक किया गया है, उस टाइमलाइन और उससे पहले की टाइमलाइन में हाईजैकिंग इसलिए इतनी ज्यादा होती थी क्योंकि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी उतनी भी ज्यादा टफ नहीं थी जितनी आज की तारीख में है। इसलिए टेररिस्ट पूरे के पूरे वेपन्स के साथ आ जाते थे, जिसमें उनकी मदद एयरपोर्ट के लोग ही करते थे, क्योंकि चेकिंग जैसे कि मैंने कहा उतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। और आज ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और अब बात करें उन सारे के सारे हाईजैकिंग की, तो एक तो ये फिल्म जिस टाइमलाइन में सेट है या 1984 की, तो उस टाइम पीरियड में कोई भी हाईजैकिंग नहीं हुई थी, बल्कि वो असल ईयर 1981 का था। और जिन 5 लोगों ने इंडियन एयरलाइंस बोइंग 737 को हाईजैक किया था, वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और प्लेन श्रीनगर से दिल्ली जाने वाला था, जिसके बाद उसे वहां से सीधे लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया, और तो बच्चों और बूढ़ों को छोड़ा गया। और फिर उनकी डिमांड निकल कर आई 3 से 4 करोड़ के अलावा उनके लीडर भटिंडा वालों को छोड़ने की, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। पाकिस्तान में उन पर ट्रायल चला और एक शख्स को इंडिया भेजा गया, जिन्हें शायद उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। ये केस अब भी ऑनगोइंग है, लेकिन इतना ज्यादा भी ऐतिहासिक नहीं कि लोग इस हाईजैकिंग को याद रखें। लेकिन कहीं ना कहीं तो फिल्म की इंस्पिरेशन टाइमलाइन के हिसाब से इस टाइमलाइन की तो बनती ही है। उसके अलावा आ जाए इस फिल्म की एक और काफी बड़ी इंस्पिरेशन की, तो ये कहानी मुझे लगता है 1971 की गंगा हाईजैकिंग की भी हो सकती है, जिसमें इंडिया की तरफ से ट्रैपिंग बिल्कुल ही वेल प्लान की गई थी, क्योंकि जिस शख्स को इस हाईजैकिंग का जिम्मेदार बताया गया था, हासिम कुरैशी, उसे इंडिया की तरफ से ही भेजा गया था एजेंट बनाकर, जिसने 7 साल जेल में भी काटे हैं इंडिया की। रीजन था कश्मीर को आजाद करवाना, और इंडिया ने ये सेटअप पाकिस्तान के लिए इसलिए किया था
था ताकि इससे इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काफी बड़ा नुकसान दे सके, जो नुकसान ऑब्वियसली एक पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान के ट्रैवलिंग के लिए लगता था, यानी कि बांग्लादेश में। और गंगा हाईजैकिंग के बाद जब हाशिम कुरैशी ने इंडिया के ही कहने पर उस प्लेन में आग लगाई थी, तो इंडिया को यहाँ पर एक काफी अच्छा मौका पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर लगाम कसने का था। अब ये एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है जिसे बदला तो नहीं जा सकता, और इन कहानियों को ही मिलाकर फिल्म में ऑब्वियसली ऑडियंस को काफी ग्रिपिंग देने वाली थ्रिलिंग फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। और अब गंगा हाईजैकिंग से आ जाए, हिस्ट्री में दर्ज हुई ईयर 1999 की कंधार हाईजैकिंग। ये हाईजैकिंग हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी फेलियर थी, क्योंकि परिवार वालों के प्रेशर के चलते बीजेपी सरकार यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके के डिसीजन लिए थे, तो नो डाउट कि उस टाइम के प्रधानमंत्री ने वो चीज सिर्फ प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर को ही ध्यान में रखकर ली थी कि उनकी सेफ्टी सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। उसके अलावा जब उस प्लेन को श्रीनगर में भी रुकाया गया था, आई थिंक पूरे 40 से 50 मिनट तक, तब भी सरकार की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया था उस मिशन को अंजाम देने का। जिसके बाद वो प्लेन आई थिंक पाकिस्तान से सीधे कंधार जाकर रुका था, और वहाँ से उन टेररिस्ट की मांगों को पूरा कर 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था, जिन्हें तो मैं गधा ही कहता हूँ, क्योंकि टेररिस्ट सिवाय गधे के और कुछ नहीं होते, जो आज भी मेरे देश पर कई सारे हमले करवाते रहते हैं। तो अगर उस टाइम पर प्रधानमंत्री की तरफ से इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया जाता, तो हमें ये दिन यानी कि पुलवामा अटैक और 26/11 जैसे इंसिडेंट्स देखने ही नहीं मिलते। बट अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, और ये तीनों टेररिस्ट आज भी पाकिस्तान में अपना सीना चौड़ा करके रहते हैं। और यही वो साल था जिस साल से अमेरिका को भी लगा कि टेररिज्म देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। उन्हीं सब के बीच यानी कि उन पैसेंजर्स के बीच एक ही शख्स आगे निकल कर आया था, जिनका नाम आई थिंक रूपन कत्याल था, बट टेररिस्ट ने उनको भी मार दिया था। तो शायद से फिल्म में भी हम ऐसी किसी सिचुएशन को होते हुए देखेंगे। बाकी बॉलीवुड में हाईजैकिंग पर पहले भी कई सारे टॉपिक्स बन चुके हैं, लेकिन उन्हें रियल रखकर तो बनाया नहीं जाता, इसलिए उन पर बात कर भी कोई मतलब है नहीं। और अब उसी तरीके का टॉपिक हम बेल बॉटम में भी देखने वाले हैं, यानी कि कहानी एक ऐसे रॉ के एजेंट की होगी जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि उसे कमांड देने का काम इंदिरा गांधी और काफी टैलेंटेड स्पाई काव कर रहे हैं। यानी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर जिसका कोड नेम बेल बॉटम है, उसकी सोच सर RN काव से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये फिक्शन वर्ल्ड है और इसमें ये सारी की सारी चीजें चलती है, जिसे मैं भी सपोर्ट ही करता हूँ। और अब बात कर ले ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दुबई एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जिसमें VFX फिलहाल तो अच्छा ही लग रहा है और कलर करेक्शन भी। इसके अलावा अगले सीन में हम दुबई की सारी फोर्स को देखते हैं, जो वहाँ पर इंडियन एयरलाइन को पूरी तरीके से घेरने के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टेज की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, यानी प्लेन को हाईजैक कर अमृतसर से सीधे दुबई लैंड करवाया गया है, जिन 3 लोकेशन में से ये एक लोकेशन है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ट्रेलर में ही हमें सारी की सारी डिटेल दे दी गई है। बाकी काफी कुछ सीन में हम दुबई की ही फोर्स को प्रिपेयर होते हुए देखते हैं, और एयरपोर्ट पर खलबली, लोगों का वहाँ से भागना, क्योंकि हाई अलर्ट लगा दिया गया होगा एयरपोर्ट पर, जिसमें हम दुबई की आर्मी वाले को अपनी अपनी पोजीशन को भी लेते हुए देखते हैं कि वो लोग इन टेररिस्ट को तो किसी भी कीमत में छोड़ने वाले है नहीं। लेकिन यहाँ पर लैंडिंग इंडिया की परमिशन से करवाई गई होगी या फिर इन आतंकवादियों की तरफ से, अगेन उसे देखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी देश अगर कोई भी प्लेन हाईजैक हो जाता है तो उसे अपने एयरपोर्ट पर लैंड होने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं देता। इससे उस कंट्री का नाम बदनाम होता है, और शायद वो सिचुएशन भी हमें फिल्म में देखने मिलेगी, जिसकी टाइमलाइन अगले सीन में हमें दिखाई जाती है कि ईयर 1984 की है। उसके बाद अगले सीन में हमें आदिल हुसैन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिनके अंडर ये केस है, और उन्हें उस टाइम की रही मुख्यमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी ने बुलाया है, जो अपना पूरा होमवर्क कर पार्लियामेंट पहुंच गए हैं दिल्ली के, जिसकी फाइल हम प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर देखते हैं कि हाईजैकिंग किस प्लेन का हुआ है, कहां से कहां वो प्लेन जा रही थी और उसकी तारीख क्या थी। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर काव का नाम भी लेती है, जिसकी डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो यहाँ पर उन्हें इसीलिए बुलाया जा रहा है कि रॉ को इसका अनुमान क्यों नहीं था, जिनके नाक के नीचे से ये हाईजैकिंग हो गई। और फिर अगले सीन में हम प्लेन के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके भी कई सारे सीन्स देखते हैं कि वो टेररिस्ट हॉस्टेज सिचुएशन में वहाँ के लोगों का कितना बुरा हाल कर रहे हैं। बाकी बात करें टेररिस्ट की, तो उनमें से तो मैं किसी को भी नहीं पहचानता, जो सभी बिल्कुल नए चेहरे हैं। और फिर इसके अगले सीन में PM की मीटिंग, जिसमें वो बाकी दूसरे लोगों से सलाह ले रही है, और आदिल हुसैन वहाँ पर उन्हें अपने सबसे बेस्ट एजेंट का नाम रिकमेंड करते हैं, यानी कि कोड नेम बेल बॉटम। और फिर क्या अक्षय कुमार की एंट्री, उसे भी यहाँ पर रिवील किया गया है, जो अपने काम में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि वो नॉर्मल लाइफ में भी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, जिसमें हम वानी कपूर के कैरेक्टर को भी देखते हैं। यानी कि वानी कपूर को यहाँ पर रोल ठीक वॉर फिल्म की तरह दिया गया है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस बीच बीच में फोन कर अपने पति का हालचाल पूछती रहेगी बेबी फिल्म की तरह। उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री से पहले उनके शायद हमें फ्लैशबैक के कुछ मिशन भी दिखाए जाएंगे, जिसे वो कितनी अच्छी तरीके से ऑपरेट करेंगे, उसी को यहाँ पर हमें समझाया जाएगा कि उन्हें ये मिशन क्यों देना चाहिए। उसके बाद PM के साथ बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन फिर भी PM अपना भरोसा दिखाते हुए अक्षय कुमार के कैरेक्टर को ये मिशन दे देगी। और फिर अगले सीन में हमें लाहौर यानी कि पाकिस्तान के दर्शन करवाए जाते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इस हाईजैकिंग के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ है, लेकिन रीजन अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बाद अगले सीन में हम दुबई में पत्रकारों को भी देख सकते हैं रिपोर्ट को कवर करते हुए, जिसके बाद काफी बड़ा आउटब्रेक होगा और लोगों का गुस्सा भी फूटेगा।
जो अगेन ट्रेलर में हमें नजर आ रहा है। यानी कि उससे प्रेशर बनेगा, जिस प्रेशर में आकर पीएम अपना फैसला सुनाएगी, यानी कि टेररिस्ट की मांगों को पूरा करने का, जहां से फिल्म के काफी थ्रिलिंग मोमेंट शुरू हो जाएगी कि कम से कम समय में अक्षय कुमार और उसकी पूरी की पूरी टीम को इस मिशन को पूरा करना है, जिसमें हम उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन भी देखते हैं और उसकी टीम को सेलेक्ट करते हुए भी। लेकिन उससे पहले अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपना फुल प्रूफ प्लान पीएम को भी सुनाएगा कि प्लेन के पेट्रोल के अकॉर्डिंग वो लोग कहां लैंडिंग कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें मौका मिलेगा उस कंट्री को कन्विंस करने का जहां वो प्लेन लैंड करेगा कि वो लोग अंदर ही अंदर अपना एक अलग मिशन चलाएंगे, जिसकी परमिशन के लिए अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपनी टीम के साथ वहां जाएगा। कहाँ जाएगा उसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में भी इसी तरीके की प्लानिंग को होते हुए देखते हैं अगले सीन में, और उनसे ऑर्डर लेते हुए भी, जो कि ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट को दे रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको, अक्षय कुमार का मिशन शुरू हो जाएगा और फिर कुछ लोग यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर बीच में दखल अंदाजी करेंगे और अक्षय कुमार उन्हें अपना काम करने के लिए कहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि दुबई में पेट्रोल भरवाने के बाद अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ प्लेन के अंदर चले जाएंगे और वहां जाकर क्या होगा वो सीन भी हमें ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। बाकी आर्मी की प्रिपरेशन भी हम देख सकते हैं, जिसकी परमिशन उन्हें दुबई की कंट्री से मिल जाएगी कि अगर मिशन फेल होगा तो आगे ऑपरेट उनको ही करना है। जाने कि इतने समय के बीच टेररिस्ट को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो लोग गवर्नमेंट के ही बिछाए गए ट्रैप में फंसे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट के एक शख्स को उनसे बातचीत करने में उलझाए रखा जाएगा, ये बताकर कि उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। और फिर उसके बाद हमें नजर आती है हुमा कुरैशी, जिन्हें देखकर पहले तो ऐसा लग रहा है कि वो अक्षय कुमार की टीम की मेंबर हो सकती है या फिर दुबई की सिटीजन जो अक्षय कुमार की टीम के रास्ते का रोड़ा बनेगी। लेकिन चांसेस मुझे हुमा कुरैशी की कैरेक्टर के अक्षय कुमार की टीम में ही होने के लग रहे हैं। जो टीम हम पोस्टर में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लोग कैसे दुबई की सरकार के नाक के नीचे अपने काफी खतरनाक मिशन को अंजाम देने वाले हैं। यानी कि वहाँ की सरकार को भी बेवकूफ बनाया जाएगा, जो ये चीज अपनी आंखों से होते हुए तो देखेगी नहीं। इसलिए शेख का कैरेक्टर भी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है, जिसका काम फिल्म में अक्षय कुमार और उनकी टीम की मुसीबतें बढ़ाने का होगा। और फिर यहाँ पर हम टेररिस्ट के मुंह से इंडिया का हारने वाला चैप्टर भी सुनते हैं, और उसकी भी डिटेल में आपको दे चुका हूँ कि गंगा हाईजैकिंग के टाइम पर कैसे इंडिया ने टेररिस्ट से लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक को चुना लगाया था। बाकी कमर्शियल फिल्म है तो फिल्म में गाने भी होंगे, वो भी हमें ट्रेलर में नजर आ रहा है। और फिर आखिर में हमारा मूड खराब करते हुए काफी बेकार सा सैंडस्टॉर्म का सीजीआई, जो सिवाय मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल की फिल्म के अलावा और किसी की याद नहीं दिलाता। और हाँ, इस सैंडस्टॉर्म के अंदर ही पूरी की पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ले लिया जाएगा, यानी कि टेररिस्ट को मारना और प्लेन को उसी सिचुएशन में वहां से उड़ाकर सीधे इंडिया ले आना, जो काम डेफिनेटली अक्षय कुमार यानी कि कोड नेम बेल बॉटम करने वाले हैं। बाकी शमशान घाट का भी सीन दिखाया गया है, और उस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उस हाईजैकिंग के टाइम पर एक शख्स की मौत भी हुई थी। और अब बचा गया फिल्म की कहानी और ट्रेलर की स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो गई, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉप पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।